सबों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आर.एन. वर्मा है। मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से रिटायर्ड एक वैज्ञानिक हूँ। भाभा में रहते हुए मैंने 18 साल कैंसर पे काम किया। 4 साल हमारे हार्ट में ब्लॉक क्यों होता है, करोनरी आर्टरी ब्लॉकिंग, उस विषय पे काम किया और अन्य विषय भी थे। रिटायरमेंट के बाद भारत भर में कई व्याख्यान दिए, जिसका मूल उद्देश्य रहता था कि मनुष्य बीमार ना पड़े, क्योंकि बीमार होने के बाद यदि मनुष्य के पास धन है तो वो अपना इलाज करा सकता है, इन्फ्लुएंस है तो भी इलाज हो सकता है, लेकिन जिनके पास न धन है, न इन्फ्लुएंस है, न ज्ञान है, ऐसे गरीब लोग वो क्या करें। इस बात को उद्देश्य में रखते हुए मैंने सरल शब्दों में व्याख्यान दिए और व्याख्यान के बाद जो लोग आते थे रोगी, बीमार, उनकी बीमारियां भी हम व्याख्यान होने के बाद ठीक कर दिया करते थे। इस बीमारी में सर्दी खांसी से कैंसर स्टेज 3 तक की बीमारियां हम लोग दूर कर दिया करते थे। मेरे साथ कुछ डॉक्टर्स भी होते थे। अब इस वर्धा में रहते हुए मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है स्वदेशी चिकित्सा भाग 5। इस पुस्तक के अंतर्गत भी वही बातें दी गई थी कि आप निरोग कैसे बने। निरोग बन जाने से हमारा जो धन है बीमारी पे खर्च नहीं होता है, क्योंकि आप सबों का अनुभव है कि एक बीमारी आ जाए तो तन मन धन तीनों पूरे खप जाते हैं, तब भी हमको चैन प्राप्त नहीं होता। और एक बार बीमारी आ गई तो मरने वाले दिन तक भी नहीं जाती, उस दिन भी दवा खा के ही चिता पे लेटना पड़ता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए एक सरल चिकित्सा निकाली थी, उसे स्वदेशी चिकित्सा भाग 5 में लिखा है। और ये पुस्तक राजीव दीक्षित संस्था को हमने कॉपीराइट लेने के बाद उनको कॉपीराइट के अधिकार दे दिए। अब ये वहाँ से पब्लिश होती है। इसी बीच मैंने एक रिसर्च किया था जो घुटने का था। तब तक की अवस्था ये थी कि यदि किसी का घुटना खराब हो जाए तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाता था कि घुटना बदलने की सलाह डॉक्टर देते थे। जिनके पास धन है उनमें से कुछ बदलवा लेते थे, जिनके पास नहीं है बेचारे लंगड़ाते दुख सहते जीवन काटते थे। मैंने घुटने पर जब रिसर्च किया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि खराब से खराब घुटना भी बिना घुटना बदले पहले जैसे ठीक हो जाता है। और ये दुनिया का पहला रिसर्च था। उसके पहले माने 2010-11 के पहले आप सारे टीवी खंगाल लीजिए, सारे चैनल देख लीजिए, किसी में ये नहीं आपको मिलेगा कि किसी डॉक्टर ने, किसी साइंटिस्ट ने, किसी ने हिम्मत की हो कि हम बिना घुटना बदले आपके खराब से खराब घुटने को पहले जैसा कर देंगे। ये मेरे रिसर्च होने के बाद ये बातें मैंने, इसका पेटेंट मुझे बॉम्बे पेटेंट ऑफिस से मिला। इन सब के बावजूद मैंने उस पेटेंट को एनकैश नहीं किया और ये सारी जानकारी पुस्तकों में छाप दी राजीव दीक्षित संस्था के मार्फत, ये सोचते हुए कि गरीब लोग अपना घुटना 1000-2000 में ठीक कर लेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। चंद लोगों ने उस पुस्तक को पढ़ा, उससे ये फॉर्मूला उठाया और भारत भर में अब घुटना ठीक करने वाले आपको मिल जाएंगे। ये मेरा थोड़ा परिचय है। बाकी का मैं एक जो टॉपिक पे बोलने वाला हूँ उसके बाद आपको दूंगा। तो मेरा टॉपिक है कि प्रोस्टेट क्यों बढ़ जाती है, और ये भी दुनिया में पहली बार आपको जानने मिलेगा कि हमारी प्रोस्टेट क्यों बढ़ जाती है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ दुनिया में पहली बार कि आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, इन्फ्लुएंशियल है। आप ढूंढ लीजिए मेडिकल की किताबों में, गूगल सर्च में कि प्रोस्टेट क्यों बढ़ जाती है। माने बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया नाम की बीमारी हमको क्यों होती है। उत्तर मिलेगा, द एग्जैक्ट रीज़न इज़ नॉट नोन। हाउएवर आप ऐसा करेंगे
तो शायद ना हो, वैसा करेंगे तो शायद ना हो, ये शायद शब्द लगा रहेगा, लेकिन एग्जैक्ट कारण आपको नहीं बता सकता है एलोपैथी, ना ही बता सकता है आयुर्वेद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका उत्तर किसी के पास नहीं, इसका उत्तर विज्ञान में है। अब आपने ये देखा होगा कि लोहार, सुतार, उसके बाद हाथ से काम करने वाले मजदूर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वाले मजदूर, पैदल चलने वाले लोग, तो जो हाथ से काम लेते हैं उनकी हथेली की चमड़ी मोटी हो जाती, और जो पैदल नंगे पैर चलते हैं उनके पग थले, तलुआ, एड़ी, ये सब की चमड़ी मोटी हो जाती। ये क्यों होता है? तो इसका एक सरल विज्ञान का सिद्धांत है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। माने शरीर के किसी भी भाग पर आप निरंतर दबाव डालते रहेंगे तो शरीर का वो भाग मोटा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि जो बीड़ी, सिगरेट, शराब पीते वे भी अपने अपने सेल्स को, मुख के हों, गले के हों, उनको घड़ी घड़ी उत्तेजित करते हैं, तो वहाँ की चमड़ी मोटी नहीं होती, वो कैंसर में बदल जाती है। लेकिन ये जो हथेली वगैरह के काम करते हैं, ये इनकी चमड़ी मोटी हो जाती है अपनी रक्षा के लिए। तो ठीक इसी सिद्धांत के अनुसार आपकी प्रोस्टेट, उसके ऊपर एक मूत्राशय माने पेशाब से भरी हुई थैली रहती है। उसे अगर हम पिक्चर देखना चाहें तो उसका एनाटॉमी ऐसी होगी कि मानो एक नींबू के ऊपर आपने तरबूज रख दिया, वाटरमेलन, तो जो अवस्था नींबू की होगी वो अवस्था हमारी प्रोस्टेट की होती। यहाँ पर नींबू हमारी प्रोस्टेट है और मूत्र से भरा हुआ थैला वो हमारा तरबूज या वाटरमेलन है। अब जब शरीर पर यह अवस्था आ जाती कि मूत्र से भरा हुआ थैला प्रोस्टेट के ऊपर है और चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते ये हथौड़े के जैसे ये प्रेशर उस नाजुक प्रोस्टेट ग्रंथि को मारता है। नतीजा वो अपने बचाव के लिए शरीर उसकी साइज़ बढ़ा देता है ताकि उस पर पड़ने वाला प्रेशर कम हो जाए, क्योंकि साइज़ कम हो गई है। सिद्धांत वही प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोस्टेट ना बढ़े तो पहला कारण तो आपको बता दिया गया, और दो कारण आपको जानने होंगे। दूसरा कारण ये है कि कुदरत ने, भगवान ने, या जो भी आप कहें, एक ऐसी अरेंजमेंट करी है हमारी कि हमारे पेट की जो आंतें हैं उसका काफ़ी वजन होता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये सारा वजन अगर हमारे प्रजनन अंगों पर या मूत्राशय, मलाशय, मूत्र निष्कासन, मल निष्कासन अंगों पर पड़े तो वो खराब हो जाएंगे। इसलिए एक पर्दा है वहाँ पर। ये पर्दा क्या करता है? ये पर्दा आंतों का वजन तो अपने ऊपर ले लेता है, और इस पर्दे के नीचे होते हैं हमारे मूत्र निष्कासन, मल निष्कासन वगैरह वगैरह अंग, उनका बचाव करता है। इसे मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहली बात तो ये जो लाल दिख रही है आपको, ये लाल है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि, और उसके ऊपर जो हरा दिख रहा है पानी से भरा, वो है हमारा मूत्राशय और उसके अंदर भरी हुई मूत्र। और उसके बगल में आपको एक काले में दिखाई दे रहा है, ये है हमारी मलाशय, माने जिसमें टट्टी भरी होती। इन सबों का वजन कौन झेलता है? तो ये पर्दा। कैसे झेलता है कि ये डायग्राम में, माफ़ करना मेरा लेक्चर अधूरा रह गया, मैं आगे कर रहा हूँ कि हमने जो आपको उपरोक्त 4 कारण बताए, उन पे अगर आप केयरफुल रहेंगे तो आपकी प्रोस्टेट जीवन में नहीं बदलेगी। और
यही कारण है कि हमारे जितने भी पुरानी मान्यता के अनुसार खाना खाना है तो ज़मीन पे पालथी मार के बैठो, तप करना है ज़मीन पे बैठो, ध्यान करना है ज़मीन पे बैठो, और योगासन करना है, कुछ योगासन हर एक में नहीं, तो भी आपको ज़मीन पे बैठ के करना पड़ेगा। शायद हमारे पूर्वज इन बातों को हमसे बहुत अच्छा जानते थे, जिनके पास वैज्ञानिक उपकरण भी नहीं थे, और उन्होंने ये रूल बना दिए थे। तो अगर आप प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित कई बीमारियां जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट कैंसर और किडनी में पथरी, मूत्राशय में पथरी, इन सब से बचना चाहते हैं तो आपको नियम बनाना पड़ेगा। रात में सोने से पहले सवेरे उठते साथ पेशाब करना है, ब्लैडर खाली कर देना है, मूत्राशय खाली करना है। उसके बाद खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, नाश्ते शाम के खाने भोजन के पहले, शाम के भोजन के बाद, किसी कार्य में प्रवृत्त होने के पहले, प्रवृत्त समाप्ति के बाद, और सेक्स के पहले, सेक्स के बाद। यदि आप अपने यूरिनरी ब्लैडर को खाली रखेंगे या कम वजन वाला रखेंगे तो उतनी आपकी प्रोस्टेट का बचाव होगा और आपकी प्रोस्टेट बढ़ेगी नहीं। अब ये भी बता दूं, प्रोस्टेट बढ़ जाती है तो क्या होता है? तो बढ़ जाती है तो उसके साथ अगर एक और फैक्टर है, जैसे PSA कहते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो अगर बढ़ जाए तो आपकी प्रोस्टेट को कैंसर हो जाएगा। फिर आपकी प्रोस्टेट तो निकालेंगे, उसका तरीका आप सुनेंगे प्रोस्टेट की साइज कम करने का। तो आपकी मूत्र नली में से एक ट्यूब डालते हैं, कैथेटर, उसके अंदर से एक वायर डालते हैं, लेज़र बीम, और फिर लेज़र की सहायता से उन टिश्यूज़ को जलाते हैं और प्रोस्टेट की साइज कम करते हैं। 1 महीना तक खून आता रहता है, कैथेटर लगा होता है, देखते खून वाले पेशाब देख देख के आपकी हालत ख़राब होती रहती है, और उसके बाद भी ऐसा नहीं कि आप पूरे ठीक हो गए। और प्रोस्टेट्स की समस्या, यदि ये सब ना चाहते हैं आप, तो आपको क्या करना होगा? जो उपरोक्त कारण बताएं, उन कारणों पे ध्यान दीजिए। अब मैं मेरा बचा हुआ परिचय दूं, जो मैंने शुरू में थोड़ा ही दिया है, कि मैंने पारस टीवी पे 30 लेक्चर्स दिए हैं, जिसका मूल उद्देश्य यही था कि निरोगता कैसे प्राप्त करें, और उसके साथ साथ ये भी दिया था आपका लीवर क्यों खराब हो जाता है, क्या करना चाहिए, सरल तरीके। उसके बाद आपके किडनी क्यों खराब हो जाती। आज ऐसी अवस्था है, हर तीसरे आदमी का लीवर खराब है, हर चौथे पांचवें आदमी की किडनी खराब है, हर छठवां सातवां आदमी डायलिसिस पर है। और इस तरह मैंने शरीर के अवयव लेकर के उनके ऊपर बोला है कि ये क्यों खराब होते हैं और क्या करना चाहिए जिससे आपके लीवर खराब ना हो, किडनी खराब ना हो, गॉल ब्लैडर खराब ना हो, वगैरह वगैरह। मैं क्यों बोल सका? क्योंकि ये मैंने अपने जीवन में अनुभव लिया। 78.5 की उम्र है, किडनी बढ़िया काम करती है, लीवर बढ़िया काम करता है। इस उम्र में भोजन सावधानी का होना चाहिए, लेकिन शिविरों में जाने के कारण कुछ भी भोजन मिलता है वो भी हजम कर जाते हैं। तो ये सारा ज्ञान आपको उस मीडियम से भी मिलेगा। इसके अलावा मैंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है विषयुग में आरोग्य। उस लिखने का कारण ये था कि आजकल आप जानते हैं सब कि अनाज, दाल, फल, सब्जी, दूध, घी, तेल, दवाइयाँ सब विषमय हैं, सब एडल्टरेटेड हैं, और यहाँ तक कि हवा और मनुष्यों के विचार ये भी इतने जहरीले हो चुके हैं। तो मुझे लगा कि जो मुझे जानकारी है वो देनी चाहिए। मैं ये सारी जानकारियाँ आपको एक पुस्तक जिसका नाम है विश्व युग में आरोग्य, इसके मार्फत दूंगा। वो आपको भविष्य में उपलब्ध करा दी जाएगी। और YouTube में मैंने एक चैनल खोला है, द्वापर स्वदेशी चिकित्सा। इसके अंतर्गत भी मैं जानकारियां देता रहूँगा। ये जानकारी उस पर भी बहुत कुछ निर्भर होगी। मुझे भी ड्राइविंग फोर्स, मोटिवेशन मिलेगा कि अगर आप मुझे फीडबैक भी देते जाएं। और इसलिए यदि आपको मेरा पहला लेक्चर पसंद है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आगे फिर मुलाकात होगी।
नमस्कार, प्रणाम।